वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जिस पर हम 12th क्लास के विलियन या सॉल्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं पिछली कुछ कक्षाओं से, जिनमें अपने सांद्रताओं को प्रदर्शित करने की मात्रक इकाइयों में पहली मात्रक इकाई जो थी भार मात्रक इकाई, उसमें हमने द्रव्यमान प्रतिशत, पार्ट पर मिलियन यानी पीपीएम, पार्ट पर बिलियन यानी पीपीबी, मोललता, मोल अंश और उनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व किए थे। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लास में करवाता हूँ आपको खुद करने, बाकी अन्य जितने भी नोट्स है उनके आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अब बात करते हो तो इसी में सांद्रता व्यक्त करने की जो दूसरी मात्रक इकाइयां हैं अपने, वो है आपके भार आयतन मात्रक इकाइयां। और बात करें जो भार आयतन मात्रक इकाइयों की, तो देखो अपने वही ये अपने विलियन है और इस विलियन के दो घटक है, एक तो आपके विलायक होता है और दूसरा घटक विलेय होता है। अब आपको नॉर्मली हम जब विलियन की बात करते हैं तो उसमें अपने को एक तो विलेय दिया होता है और दूसरा पदार्थ या तो विलायक दिया होता है, और कई बार विलायक नहीं देकर उसके स्थान में क्या दे सकते हैं, विलियन। तो यहाँ ये जो शब्द आ रहा है भार और द्रव्यमान अपने एक ही होता है, बोलचाल में एक होता है, बाकी दोनों में अंतर क्या हो मैंने इनसे पहले वाले कक्षों में आपको बताया। तो यहाँ पर अगर हम भार या द्रव्यमान की बात करें तो ये भार शब्द प्रयुक्त हुआ है विलेय के लिए, विलेय पदार्थों के लिए। और भार को दर्शाते किसमें, ग्राम में या फिर किलोग्राम में, जो आपके द्रव्यमान की मात्रक इकाई होती है। ये दूसरा आयतन शब्द आया अपने, ये जो आयतन शब्द आता है या तो विलायक के लिए और अधिकांशतः विलियन के लिए, विलायक या फिर विलियन के लिए। और बच्चों विलायक या विलियन आयतन आ रहा है, बच्चों मैंने पहले भी बताया आयतन आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मिलीलीटर या लीटर। तो देखो अब अपने क्या कह रहे हैं, भार आयतन मात्रक इकाइयां मतलब ऐसी मात्रक इकाइयां जिनमें विलेय पदार्थ जो है, विलेय पदार्थ की मात्रा आपको ग्राम में या किलोग्राम में दी होती है, और विलायक या विलियन में से जो पदार्थ दिया हुआ है उसकी मात्रा आपको मिलीलीटर में या लीटर में अवेलेबल होती है या दी होती है। तो उन मात्रक इकाइयों को भार आयतन मात्रक इकाइयां कहते हैं। तो भार आयतन मात्रक इकाइयां ऐसी मात्रक इकाइयां जिनमें विलेय पदार्थ तो आपको भार के रूप में यानी ग्राम में या किलोग्राम में अवेलेबल हो, और आपको विलायक या विलियन में से जो पदार्थ दिया हुआ है वो पदार्थ आपको आयतन के रूप में यानी उस पदार्थ की मात्रा आपको मिलीलीटर में या लीटर में अवेलेबल होती है। उन मात्रक इकाइयों को भार आयतन मात्रक इकाइयों के अंतर्गत रखा जाता है। देखो इसकी में आगे बात करते हैं अपने भार आयतन मात्रक इकाइयों में जो इकाइयां आती है, इसमें सबसे पहले आती है जो आपके भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत। तो जो भार मात्रक इकाई जो थी उस मात्रक इकाई में हमने पहली इकाई ली थी भार प्रतिशत, क्योंकि वहां पर भार प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं थी अपने को। विलेय और विलायक दोनों ही किसमें थे, ग्राम या किलोग्राम में। या विलेय तो भार के रूप में और विलायक या विलियन आयतन के रूप में, इसलिए भार आयतन प्रतिशत ये इनकी पहली इकाई है। इस इकाई के बारे में बात करते हैं तो बच्चों जब अपने भार मात्रक इकाइयों में जो द्रव्यमान प्रतिशत या जो भार प्रतिशत पढ़ा था उसमें हमने परिभाषा लिखी थी 100 ग्राम विलियन, विलियन की मात्रा ग्राम में, और कितनी ली 100 ग्राम, क्योंकि मैंने बताया प्रतिशत प्रत्येक 100 हर 100 पर, तो विलियन की मात्रा हमने 100 ग्राम ली थी और उसमें विलेय की मात्रा भी किसमें थी, ग्राम में। लेकिन यह विलियन की मात्रा आयतन में ले रही है और आयतन में मात्राओं किसमें दर्शाते हैं, मिलीलीटर में या लीटर में। तो परिभाषा बन जाएगी 100 ml विलियन, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा, जिसको आप भार कहते हो, भार आयतन प्रतिशत कहलाता है, भार आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो जब विलेय और विलायक दोनों ही आपको ग्राम में दिए, जैसे यहाँ ये होती 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा, तो वो हमने पहले पढ़ी है, अपने था भार प्रतिशत।
या पढ़ रहे हैं 100 ml मिलियन और उसमें विलय फिर भी ग्राम में, तो वो भार आयतन है। और आगे बढ़ेंगे हम 100 ml में विलय की ml मात्रा, वो हो जाएगा आयतन प्रतिशत। तो देखो ये तो हो गया भार आयतन प्रतिशत, 100 ml मिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम मात्रा भार आयतन प्रतिशत कहलाता है। बच्चों इसको W/V से दर्शाते हैं, W/V प्रतिशत से दर्शाते हैं। देखो भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत को हम W/W से दर्शा रहे थे, वेट अपॉन वेट, जब किया क्या लेंगे वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट भार और वॉल्यूम आयतन, यानी विलय जो है उसका वेट और ये दिया हुआ और विलियन जो है उसका वॉल्यूम है ये दिया हुआ, तो इसे W/V से दर्शाते हैं। वही फॉर्मूला अपना, तो ये हो जाएगा अपने W/V प्रतिशत बराबर, देखो वापस लिखते हैं इसको W/V प्रतिशत। तो बच्चों W/V प्रतिशत या भार आयतन प्रतिशत, तो परिभाषा से सूत्र वर्णन होता है मैंने 100 ml विलियन में उपस्थित विलय, उपस्थित कौन है विलय, उपस्थित किसमें विलियन में, तो विलय का भार और विलय की मात्रा भार के रूप में दी हुई है, विलय का भार या आप लिख सकते हो ग्राम मात्रा बट्टा किसमें उपस्थित है विलियन में, और विलियन का क्या दिया हुआ है ml मात्रा यानी आयतन, तो विलियन का आयतन। और बच्चों आयतन कुल मात्रा कितनी ली हमने 100 ml, तो ये गुणा में आ जाएगा आपके 100, ये हो जाता है बच्चों आपके W/V प्रतिशत या भार आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, ये दे दिया जैसे अपने पास 5% W/V NaOH का जलीय विलयन है, का जलीय विलयन है। अब क्या रहा है, कह रहा है विलयन NaOH का जलीय विलयन यानी जल में NaOH है 5% W/V, तो प्रतिशत मात्रा वो भी किसकी दी है W/V की, यानी भार आयतन दिया हुआ है। और भार आयतन आती है दिमाग में क्या, विलय को तो लोगे ग्राम में और विलयन किसमें लोगे ml में, तो ये अपनी बात दिया हुआ, इसका तात्पर्य देखते हैं। तो देखो पहले एक बार हल्का सा स्क्रीन को छोटा करते हैं, अब इसमें देखो वापिस आके देखते हैं। तो ये अपने 5% W/V NaOH का जलीय विलयन इसका अर्थ क्या है, तो इसी फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको W/V का मान दिया हुआ है 5 इस प्रतिशत का बराबर विलय का भार अपने को पता नहीं है, ये लिख दिया था विलय का भार, और देखो बट्टे में क्या दिया हुआ है विलयन का आयतन, मान लेते हैं माना आयतन कितना है 100 ml, माना विलयन 100 ml है, तो ये बट्टे में क्या आ गया 100 ml और गुणा में 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 क्रॉस, तो विलय का भार क्या रह गया, तो विलय का भार बराबर आ गया अपने 5, और भार है मतलब तो ग्राम मात्रा होगी, तो ये 5 ग्राम, तो ये आ गया विलय का भार। तो देखो इसको लैंग्वेज के रूप में लिखें, इसका अर्थ बनाकर लिखे तात्पर्य, तो हमने विलयन कितना लिया है 100 ml और उसमें विलय कितना है 5 ग्राम, तो तात्पर्य क्या हो गया 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में विलय NaOH का भार 5 ग्राम है, 5 ग्राम है। ये हो जाएगा बच्चों अपने भार आयतन प्रतिशत, जिसे W/V प्रतिशत से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर किसी में W/V दिया हुआ है तो ml मात्रा विलयन की लेनी है, जिसमें ग्राम मात्रा किसकी होगी विलय की होती है। क्लियर, देखो तुम भार आयतन प्रतिशत के बाद अगली इकाई देखते हैं, इसी में नेक्स्ट इकाई देख लेते हैं मोलर का थी। एक तो भार मात्रा की इकाइयों में वो भी मोस्ट थी, और एक ये पढ़ रहे हैं जो ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट है। अब बच्चों आगे की 3 इकाइयां पढ़ रहे हैं, नाम लिख देता हूं इधर में। एक तो पढ़ रहे हैं मोलरता, मोलरता के बाद एक पढ़ेंगे बच्चों में नॉर्मलता, और नॉर्मलता के बाद एक इकाई पढ़ेंगे बच्चों फॉर्मलता। ये 3 मात्रक इकाइयां है सांद्रता को व्यक्त करने की, और इन तीनों में जो पहले हल्का सा माइनर अंतर वो बताता हूं।
परिभाषा बिल्कुल सेम चलेगी, इनकी फॉर्मूला बनाएंगे वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। इनमें आपको समझने वाली चीज है वो समझो आप बच्चों। मोलरता जो होती है वो मोलर द्रव्यमान में से निकालेंगे। मोलरता निकालने के लिए विलेय क्या लेंगे? मोलर द्रव्यमान अनुपात आणविक द्रव्यमान या पदार्थ की ग्राम मात्रा में उसके अणु का भार। नॉर्मलता जो निकालेंगे बच्चों वो मोलर द्रव्यमान में से नहीं निकाला जाता है, नॉर्मलता निकाली जाती है तुल्यांक की भार में से। तुल्यांक की भार में से पदार्थ का जो तुल्यांक की भार होता है उस तुल्यांक की भार में से नॉर्मलता निकालेंगे। और फॉर्मलता जो होती है बच्चों वो निकालते हैं हम सूत्र भार में से। किसी पदार्थ का जो सूत्र होता है उसके सूत्र से जो भार प्राप्त होता है उस भार में से। तो मोलरता निकाली जाएगी पदार्थ के मोलर द्रव्यमान में से, नॉर्मलता निकाली जाएगी उसके तुल्यांक की भार में से और फॉर्मलता निकाली जाती है उसके सूत्र भार से। अब बच्चों इसको एक बार में समझो तो जैसे अपने पास एक पदार्थ है NaOH, तो बच्चों इस NaOH के मोलर द्रव्यमान के रूप में या इसका तुल्यांक की भार या इसका सूत्र भार, तीनों की ही वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। तीनों की ही वैल्यू क्या होती है? सेम। कैसे भाई? मोलर द्रव्यमान इस अणु के परमाणु का भार है जो आपके 23 + 16 + 1 बराबर 40 ग्राम में। म्यू होता है तो अणुभार और उसको ग्राम में लिख दिया मोलर द्रव्यमान। अब जो तुल्यांक की भार जो होता है तो इस तुल्यांक की भार जो होता है इसका फॉर्मूला होता है आपके मोलर द्रव्यमान या अणुभार, मोलर द्रव्यमान या अणुभार और बट्टे में लेते हैं तो इसमें काम में संयोजकता। अगर पदार्थ कोई अम्ल है तो वो कितने H+ त्यागता है उनकी संख्या लेते हैं। कोई क्षारीय पदार्थ है तो वो कितने OH त्यागता है। तो देखो NaOH का अगर हम वियोजन करें तो ये टूटेगा Na+ और OH-, ये बनेगा तो ये कितने OH दे रहा है? 1। अब देखो इसका मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम है और संयोजकता या OH की संख्या 1 आ गई तो तुल्यांक की भार में कितना आ गया? 40 ग्राम आ गया। तो सेम है दोनों का। इसी प्रकार तो सूत्र भार, कुछ परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? विविध अणु नहीं बनाते हैं, तो उनके द्वारा निर्मित पदार्थ जो होते हैं उनका फिर अणुभार नहीं निकाला जाता है, उनका सूत्र भार निकाला जाता है। जैसे मान लो NaOH है और इसका सूत्र भार निकालेंगे तो सूत्र भार निकालने का फॉर्मूला या तरीका जो है वो बिल्कुल सेम अणुभार की तरह है। उसमें परमाणु के भार दर्शाते हैं जबकि इसमें सूत्र में उपस्थित जो परमाणु है उनके भारों का योग, तो वो 23 + 16 + 1 बराबर 40। तो देखो अगर मैं ये कहूं कि किसी पदार्थ की संयोजकता अगर अम्ल है तो H+ त्यागने की क्षमता और कोई क्षार है तो OH त्यागने की क्षमता अगर उसकी 1 है तो उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, उस पदार्थ का तुल्यांक की भार और उस पदार्थ का सूत्र भार, तीनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, समान होती है। तो मोलरता किसमें निकाली जाती है? मोलर द्रव्यमान से। और नॉर्मलता तुल्यांक की भार से और सूत्र भार से निकाली जाती है फॉर्मलता। अब मान लो आपने किसी से जनरल क्वेश्चन पूछ लिया, क्या किसी पदार्थ की मोलरता और नॉर्मलता समान हो सकती है? तो बिल्कुल समान हो सकती है। कब हो सकती है? जब पदार्थ की संयोजकता या अम्लों के लिए H+ त्यागने की क्षमता या क्षारीय पदार्थों के लिए OH त्यागने की क्षमता क्या हो? 1 हो। और कोई ये पूछ ले किसी पदार्थ की मोलरता जो है, मोलरता और नॉर्मलता एक दूसरे से आधी कब होगी? तो मोलरता के मान से नॉर्मलता का मान जो है उसको आधा करने के लिए क्या कर देंगे फिर हम? जो अपने पास उसका मोलर द्रव्यमान है तो तुल्यांक की भार क्या हो जाएगा? तुल्यांक की भार के लिए संयोजकता का भाग लेंगे तो तुल्यांक की भार क्या जाएगा? अपने आधा आ जाएगा दोनों में संबंध निकालने के लिए। तो इस प्रकार के नॉर्मल अपने क्वेश्चन होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों इकाइयों की। आपको याद क्या रखना है? मोलर द्रव्यमान, तुल्यांक की भार और सूत्र भार जो है इनके सापेक्ष आपके मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता निकाली जाती है। बाकी अभी देखो इन तीनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, केवल इन शब्दों का इन्हीं का अंतर आना है। तो देखो सबसे पहले लेते हैं मोलरता। सबसे पहले लेता हूं मैं मोलरता, आराम से समझ लेना क्योंकि तीन में से एक इकाई आपको बनाने के लिए दूंगा मैं। तो मोलरता की परिभाषा लिखते हैं 1 लीटर या
1000 मिलीलीटर। विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। तो मोलरता की परिभाषा क्या होगी? आपको 1 लीटर विलियन दिया हुआ है या उसको मिलीलीटर में गए तो 1000 मिलीलीटर विलियन है, और उस विलियन में विलियन के जो मोल है वही उसकी मोलरता है। तो मोलरता बच्चों इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं, जबकि मोलरता को किससे दर्शा रहे थे? स्मॉल एम से। मोलरता देखो, मोलरता विलियन में से निकाली जा रही है, जबकि मोलरता किससे निकाल रहे थे? विलायक में से। और तीसरा महत्वपूर्ण अंतर देखो, मोलरता और मोलरता की बात करें तो सबसे पहला अंतर मोलरता, देखो मोलरता और एक है अपने पास मोलरता। मान लो आप इनको दोनों में अंतर बताने हो तो मोलरता और मोलरता में अंतर क्या है? मोलरता भार मात्रक इकाई है, भार मात्रक इकाई, जबकि मोलरता क्या है? भार आयतन मात्रक इकाई है, भार आयतन मात्रक इकाई। एक अंतर तो ये है। दूसरा बच्चों, मोलरता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं, जबकि मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तीसरे अंतर की बात करें तो मोलरता विलायक में से निकाली जाती है, जबकि मोलरता जो होती है वो आपके विलियन में ज्ञात की जाती है, विलियन की मात्रा में से निकाली जाती है। इसके अतिरिक्त और देखें तो मोलरता ताप से स्वतंत्र होती है। ताप से स्वतंत्र मतलब ताप कम ज्यादा होने पर इसका मान नहीं बदलेगा, जबकि मोलरता जो होती है ताप के साथ बदलती है, ताप के साथ परिवर्तन होता है इसमें। ये बच्चों मोलरता और मोलरता में महत्वपूर्ण रूप से आप 4 अंतर याद रख सकते हो। तो मोलरता भार मात्रक इकाई, मोलरता भार आयतन मात्रक इकाई, मोलरता स्मॉल एम, मोलरता कैपिटल एम, जो इनकी इकाइयां भी हो जाती है। मोलरता विलायक में ज्ञात की जाती है, जबकि मोलरता को विलियन की मात्रा में से ज्ञात किया जाता है। और मोलरता ताप से स्वतंत्र होती है और मोलरता ताप के साथ परिवर्तन। ये देखो विलायक और विलियन वाला अंतर कितना वो समझा। एक तो होता है प्रतिशत और एक होता है परसेंटाइल। एक तो परसेंटेज, एक होता है परसेंटाइल। परसेंटेज 100 में निकाला जाता है, जबकि परसेंटाइल जो होता है वो उस एग्जाम के टॉपर जो होता है उसके नंबरों से निकाला जाता है। वही अंतर है कि मोलरता विलियन में से निकाली जाती है, विलियन की कुल मात्रा में से, जबकि मोलरता विलायक की मात्रा में से निकाली जाती है। ये अंतर है आपके, वही अंतर जो परसेंटेज और परसेंटाइल में। परसेंटेज तो 100 में से निकाले जाते हैं, जबकि परसेंटाइल या 100 का मतलब क्या है? यहाँ पर एग्जाम के कुल नंबर्स के निकाले जाते हैं। जैसे अपने 12th की बात करें तो 550 में से कितने नंबर आ रहे हैं उस आधार पर निकाले जाते हैं। जबकि अगर आपको परसेंटाइल निकालना है और मान लो अपने राजस्थान में तो 12th साइंस में जिसके अधिकतम नंबर आए उसके मान लो 99% बने, तो उसके जो नंबर आए उस नंबर के आधार पर आपके परसेंटाइल निकाले जाते हैं। तो ये इन दोनों में अंतर है आपके। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका, इनको भी वापस बिठाऊंगा। इसलिए आगे देखो जो अपना टॉपिक वही चल रहा है, मोलरता की बात करें तो परिभाषा लिखी हुई है अपने पास मोलरता की। मोलरता 1 लीटर में कितने मोल है विलेय के, और इसको कैपिटल एम से दर्शा रहे हम। अब देखो तो इसी में आगे इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो अपने फॉर्मूला बनाने का तरीका मैंने आपको 3-4 बार बता दिया। परिभाषा में उपस्थित पदार्थ अपॉन जिसमें उपस्थित है, उपस्थित है वो लिखा हुआ विलियन में, उपस्थित विलेय के मोल। तो यहां आ जाएगा विलेय के मोल, विलेय के मोल। और 1 मोल का मतलब क्या है? उस पदार्थ में कणों की संख्या कितनी हो? 6.022 इंटू 10 की घात 23 कण। अगर किसी पदार्थ के अंदर कणों की संख्या इतनी है, इसका मतलब वो उसका क्या है? 1 मोल है।
और निकालते कैसे मोल, तो जो ठोसों के लिए मोल निकालने का तरीका है, उसका जो भार दिया हुआ है, ग्राम मात्रा दी हुई है, उसमें उसके अनुभाग को, अणु से आप उसका जो भार निकालते हो उसका भाग लगा दो, तो आपको उसके मोल का देन होगा। तो परिभाषा के अनुसार उपस्थित है विलेय के मोल किसमें उपस्थित है, विलियन में, और विलियन की मात्रा देखो किसमें दी हुई है, ये महत्वपूर्ण चीज है। विलियन की मात्रा ml में, और ml मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन। तो यह आ जाएगा आपके विलियन का आयतन। और बच्चों आयतन अगर लीटर में है तब तो आपको इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, क्योंकि लीटर में देखो मात्रा एक ही है, तो इंटू एक और इंटू एक करने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि एक से किसी भी वस्तु को गुणा करो तो वही मान आता है। अब देखो अगर यहां पर हम विलियन का आयतन जो है, विलियन का आयतन लीटर में ना लेकर और हम किसमें ले लेते हैं, मिलीलीटर में ले लेते हैं, तो विलेय के मोल ये तो रहेंगे, लेकिन आयतन हमने बदल दिया, किसमें, विलियन का आयतन ले लिया हमने ml में। विलियन का आयतन किसमें ले लिया, ml में। और जब बच्चों विलियन का आयतन ml में होता है तो आपको सूत्र में इंटू 1000 करना होता है। यह होता है बच्चों मोलरता का सूत्र। अब देखो इस सूत्र को आगे चेंज करें, तो ये जो आपको जो विलेय के मोल दिखाई दे रहे, उस मोल के स्थान पर देखो मैं ये लिख सकता हूं ना, भार बटा अनुभार। तो देखो लिख देते हैं, पहले थोड़ा पेज को छोटा कर लेते हैं हल्का सा, ताकि दूसरा पेज लेने की अपने को आवश्यकता नहीं। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसके बाद देखो बात करते हैं आगे। तो यहां पर देखो जहां विलेय के मोल वहां मैं लिख सकता हूं विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार। तो ये आ जाएगा आपके विलेय का भार बट्टा विलेय का अनुभार। और ये क्या है, ये केवल और केवल आपके मोल की जगह है, बाकी है वैसा वैसा लिखो। बट्टे में आपके विलियन का आयतन, ये लिख दिया था विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन किसमें ले रहे हैं हम, ml में। किसमें ले रहे हैं, ml में। तो गुणा में क्या लिखोगे, 1000 लिखोगे। अब देखो इसको वही आप मैथ में जैसे भिन्न को बदलते हो वैसे इसको बदलेंगे तो ये अनुपात नीचे आ जाएगा। तो अपना देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये मोलरता बराबर में रह जाएगा आपके विलेय का भार बट्टे में आ जाएगा आपके विलेय का अनुभार। तो विलेय का भार और बट्टे में आ गया बच्चों आपके विलेय का अनुभार और इनटू में वही रहेगा आपके विलियन का आयतन। और बच्चों इस विलियन के आयतन को अगर आप लीटर में लेते हो तब तो फॉर्मूला यही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये विलियन का आयतन अगर ml में आ जाए तो इनटू आपको 1000 करना है। यह हो जाएगा बच्चों आपके मोलरता का फॉर्मूला। अब देखो इसी फॉर्मूले को शॉर्ट रूप में बनाई, तो ये मोल वाली घटना मिटा देता हूं एक बार, ये तो आपको पहले भी बता रखी है, वापिस और बात कर लेंगे, आगे आएगी बार बार ये। तो देखो अब इसी फॉर्मूले को इनके प्रतीकों से प्रदर्शित करें, तो मोलरता को तो देखो कैपिटल M से दर्शाते हैं, तो मोलरता की जगह तो लिख दिया मैंने कैपिटल M। ये इस प्रकार चल रहे हैं ना, तो मोलरता के लिए कैपिटल M आ गया। हमने बच्चों इससे पहले जब मोलरता पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था विलेय को तो मान लेते हैं B और विलायक को मान लेते हैं घटक A। तो विलेय का भार यानी वेट और किसका है, विलेय का यानी B अपॉन विलेय का अनुभार मोलिकुलर वेट वो भी B का इंटू विलियन का आयतन। और बच्चों आयतन को वॉल्यूम यानी V ले लेंगे, मात्रा अगर ml में दी हुई है तो आप गुणा में 1000 लिख सकते हो। अब परीक्षा में अपने डायरेक्ट मोलरता का प्रश्न आए, मोलरता को समझाइए 1 नंबर में, तो सीधी परिभाषा लिखी और ये फॉर्मूला लिख सकते हो। लेकिन बच्चों कभी भी कोई फॉर्मूला लिखते हो जिसमें आप प्रतीकों का प्रयोग करते हो तो वो प्रतीक क्या वो दर्शाना अपनी सबसे बढ़िया तरीका है जिससे पूरे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ कैपिटल M बराबर तो लिख दो आप मोलरता की, आपने कैपिटल M मोलरता के लिए प्रयुक्त किया है। आपने WB, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे B की जगह A काम में ले सकते हैं, A की जगह B काम में ले सकते हैं, वो आप पर है। तो आपने WB क्या माना, जैसे मैंने यहाँ माना है विलेय का भार, तो वह आप दर्शा दो ताकि आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो ये विलेय का भार, इसी प्रकार बच्चों M भी है अपने पास, तो ये आ जाएगा विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार। फिर इसके बाद एक रह गया अपने पास V, तो V वॉल्यूम यानी विलियन का आयतन, विलियन का आयतन।
तो ये होता है बच्चों आपके मोलरता। ये अपने मोलरता होती है कि 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलयन में कितने आपके विलय के मोल उपस्थित है, जिसको एम से दर्शा रहे हैं। तो परिभाषा से सूत्र बना लिया, मोल का मान सूत्र लिख दिया और इसको चेंज कर लिया, तो अपने पास ये फॉर्मूला आ जाता है। मोलरता की तरह मोलरता भी वेरी वेरी मोस्ट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं इसका। ये जो हमने फॉर्मूला बनाया, इसी फॉर्मूले से बच्चों ये जो पहला सूत्र है, ये देखो अपने मोलरता का पहला सूत्र लिखा हुआ है, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। तो इसी फॉर्मूले से क्या बना लेते हैं हम इसका, देखो इसको और छोटा कर लिया हमने। अब बात कर लेते हैं मोलरता की इकाई। तो यहां ले लेते हैं मोलरता की इकाई, ठीक है। तो ये मोलरता की इकाई ले। तो बच्चों आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 11th क्लास में हमने पहले पार्ट में पढ़ा था सूत्र से यूनिट कैसे बनाते हैं। तो देखो फॉर्मूले में कह रहा है विलय के मोल, और बच्चों मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया मोल पदार्थ की मात्रा की जो होता है, पदार्थ की मात्रा, उस मात्रा का मात्रक होता है ऐसा पद्धति में। तो मोल की जगह तो मोल ही आएगा, मोल के स्थान पर तो मोल, और बट्टे में दिया हुआ विलयन का आयतन, और आयतन किसमें, लीटर में, तो मोल बटा लीटर। और बच्चों मोल बटा लीटर जो होता है इसी को मोलर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, मोलर। मोल बटा लीटर को ही मोलर कहा जाता है। जिसे आप चाहो तो ये लिख सकते हो, मोल और लीटर को आप ऊपर ले जाओगे तो घात बदल जाएगी, तो लीटर इनवर्स हो जाएगा। या बच्चों मोलर है तो मोलर को कैपिटल एम से भी दर्शाते हैं। यह होती है बच्चों आपके मोलरता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों मोलरता पर ताप का प्रभाव। मोलरता पर ताप का प्रभाव बच्चों आपको याद हो तो मैंने बार बार मात्रिक इकाइयों में बताया था, उसमें मोलरता पर विशेष रूप से बताया था आपको कि ताप का प्रभाव क्या होता है। बच्चों जैसे मोलरता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है, परंतु सुनो मोलरता पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन बात करें मोलरता पर ताप का प्रभाव होता है। क्यों होता है, देखो फॉर्मूले में देखो मोलरता मान किससे निकाल रहे हो, आयतन से। आयतन यानी द्रव पदार्थ, और द्रव पदार्थ की मात्रा जो होती है या किसी पदार्थ का आयतन जो होता है वो तापमान बदलने के साथ बदलता है। अरे भाई अपने नॉर्मल देखते हैं ना घर पे, जैसे अपने चाय बनाते समय मम्मी चाय बनाती है या दूध लेते हैं तो पात्र से तो कम ही लेते हैं मात्रा, उसकी लेते समय तो लेते हैं ना कम, लेकिन फिर ज्यादा गर्म होता है, गर्म होने के बाद कई बार उफड़ के बाहर आ जाता है। तो क्यों आता है, क्योंकि उसका आयतन बढ़ा है गर्म करने पर। गर्म करने से उसका आयतन क्या बढ़ा, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, बहुत ही ज्यादा तो आयतन घटता भी है, लेकिन अपने टेम्परेचर चेंज कितना होगा, नॉर्मली तो होगा। जैसे कमरे का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, सर्दियों में और कम हो गया है, गर्मियों में बढ़कर कितना हो गया 45 50 कितना ही तो होना है। तो तापमान यहाँ पर ताप परिवर्तन का मतलब क्या, अपने नॉर्मल ताप में वृद्धि। और जब जो ताप बढ़ाते हैं, अगर तापमान में आप क्या कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो, तो आयतन प्रारंभ में बढ़ता है या घटता है, तो प्रारंभ में आयतन बढ़ता है। इसीलिए चाय दूध इनमें क्या होती है, उफान आता है या उपनती है। तो ये आयतन में क्या हो रही है, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ रहा है। अब तो देखो अपने मोलरता में आयतन में विलय के मोल कितने हैं। अब आयतन में मोल, मान लो आयतन अपने पास दिया हुआ 1000 मिलीलीटर और विलय के मोल कितने हैं 1, तो मान कितना आया 0.001, यही तो आया। अब हमने आयतन क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मान लो इसका आयतन क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये मोल तो एक ही रहेगा लेकिन आयतन बढ़ गया। जैसे ये ले लेते हैं हम यहाँ पर अपने नॉर्मली आयतन ले लेते हैं, इतना बढ़ता नहीं लेकिन समझाने के लिए जैसे 1 0 बढ़ा दिया हमने, तो क्या हो जाएगा 0.001। तो कितना अंतर आ गया देखो आयतन बढ़ने के साथ। तो जब आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगी, आयतन बढ़ने के साथ मोलरता क्या होगी, घटेगी। और आयतन कब बढ़ेगा, जब ताप बढ़ेगा तो मोलरता घटती है बच्चों। तो ताप परिवर्तन करने पर विलयन की मोलरता पर क्या प्रभाव होता है, अगर तापमान बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा मतलब मोलों की संख्या प्रति एकांक आयतन में कम होगी, यानी मोलरता घटती है। ये बच्चों आपको पूरा ध्यान रखना है। अब देखो
मोलरता पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं पहले हम। ये जैसे अपने पास मोलरता के लिए दिया हुआ है 4 ग्राम NaOH को 250 ml, 4 क्वेश्चन को देखो सही तरीके से बनाते हैं। 4 ग्राम NaOH से को के स्थान पर से ले लेते हैं। ये पूरा मिटा देता हूं, चलो एक बार वापस लिखते हैं। 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 400 ml विलियन बनाया। तो देखो इस क्वेश्चन में मैं 2 चीजें लिख रहा हूं। विलियन बनाया तो मोलरता ज्ञात करो। एक तो ये आता है मोलरता ज्ञात करो, ठीक है। लेकिन कई बार इस मोलरता के स्थान पर आ जाता है सांद्रता ज्ञात करो। अब बच्चों जब मोलरता आती है तो मोस्टली अपने को नॉर्मली पता चल जाता है कि क्या ज्ञात करनी है, मोलरता। और मोलरता के लिए फॉर्मूला काम में ले लेते हैं हम WB/MB गुणा V, और B देखो ml में दिया हुआ है तो इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है। अब अपने को इसमें केवल पहचान करनी है। तो पदार्थ की ग्राम मात्रा जो दी होती है वो उसका क्या होता है, भार। तो WB का मान दिया हुआ आपको 4, MB NaOH का भी निकाला था हमने 40 ग्राम, आपको देखो 400 ml दिया हुआ है, और ml में तो इंटू 1000 सोल्व कर दो। 1 2 3 0 से ये 3 0 क्रॉस हो गए, 4 से 4 तो 1/4 आ गया। ये पॉइंट लगा दिया तो अपने 2 बार और ये 5 बार, तो पॉइंट 25 आ जाएगा। पॉइंट 25 के आगे कैपिटल M लिख दो। अब बच्चों थोड़ा सा जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो हल्के कमजोर बच्चे होते हैं, हम कह सकते हैं जिनकी पढ़ने की आदत, कमजोर वैसे कोई नहीं होता है, दिमाग से कोई कमजोर नहीं है, लेकिन जिनमें पढ़ने की आदत कम होती है, उन बच्चों के लिए जैसे अपने मोलरता के स्थान पर सांद्रता दे दी, तब उनके लिए समस्या होगी कि क्या करना है। तो यहाँ बात वही कह रहा है, आपको प्रश्न सेम इसी प्रकार से सोल्व होगा, लेकिन आपको ये पता करना है कि सांद्रता कौन सी ज्ञात करनी है। और जब ये आ जाएगी कौन सी सांद्रता ज्ञात करनी है, तो देखो एक पदार्थ ग्राम में दिया हुआ है यानी भार दिया हुआ है, दूसरा पदार्थ ml में दिया हुआ है मतलब आयतन दिया हुआ है, यानी आपको भार आयतन ज्ञात करना है। और भार आयतन में जो सांद्रता है वो क्या होती है, मोलरता होती है, मतलब आपको मोलरता ही ज्ञात करनी है। तब आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करोगे, ठीक है बच्चों। ये अपनी क्लास थी। वंदे मातरम, जय हिंद।